अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फातिज़ अबीतस हूँ। आप मेरी वीडियोस शुगर पे देख देख के तंग आ गए होंगे, अक गए होंगे कि अशरफ चौधरी जब भी आता है यूट्यूब पे या वीडियो पे तो वो शुगर की बातें करता है। आज मैंने आपका ना अय्याशी करवा दी। शुगर के बराबर का एक मसला आ गया है जी, और वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मेडिकल मसला नहीं है। वो अभी मैं आपके साथ पूरी डिस्कशन होगी। वो मसला है सरमायाकारी का, वो मसला है बचत का, वो मसला है फाइनेंशियल लिटरेसी का। और मेरे जो गेस्ट हैं, ये मेरे गेस्ट नहीं हैं, बल्कि मैं इनका फ़ैन हूँ। मेरे से उम्र में मेरे ख्याल आधे होंगे, बहुत कम उम्र में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है उनके पास। अब्दुल रहमान नजम, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आपको इनकी वीडियोस नज़र आ जाएंगी, और मैं इनका फ़ैन हूँ। इनकी मैं एक एक वीडियो का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। तो अब्दुल रहमान से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा जो इंट्रोडक्शन करा। आप हैं अच्छे यार, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहमान, मेरा जो अभी कैमरे से रिकॉर्डिंग से पहले जो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा था कि मैं इन शेयर्स में इन्वेस्टेड हूँ, इसमें मेजॉरिटी शेयर्स वो होंगे जो मैंने आपकी वीडियो देख देख के सीखा और उसको फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा यार इस क्राइटेरिया पे ना ये बनते हैं। तो मैं जब से आपका यूट्यूब चैनल आपने ऑन किया है, उससे पहले ट्विटर पे आपके थ्रेड्स मैं देखता था, फिर एक दो दफ़ा हमारी वो व्हाट्सएप पे जी जी हल्की फुल्की बात भी हुई। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और ये जो मसला फाइनेंस का है ना, ये शुगर से भी बड़ा मसला है। फाइनेंस बंदे का ख़राब हो जाए तो शुगर वैसे भी छत पे लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हेल्थ और वेल्थ, जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, ये दोनों चीजें जो है मिलके ही इंसान को बनाती हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बुढ़ापे में ना दो चीज़ें काम आती हैं, या पैसे या सेहत। इसके अलावा ना कोई तीसरी चीज़ है नहीं जो बुढ़ापे में काम। यस, सेहत होगी तो भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, पैसे होंगे तो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो बुढ़ापे में दो ही चीज़ें काम आनी है, सेहत और आपकी जेब में पैसे कितने हैं। अब्दुल रहमान, ये बताएं कि आपकी एवोल्यूशन कैसे है वैल्यू इन्वेस्टिंग। पाकिस्तान के आप वॉरेन बफेट हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो दुनिया में वॉरेन बफेट ने काम किया, उस नॉलेज को पाकिस्तान में स्प्रेड करने के लिए आप ही हैं। मुझे तो कोई और को बंदा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी एवोल्यूशन कैसी हुई? और आप हैं भी वैसे कम उम्र हैं, तो इस उम्र में तो बच्चे वैसे ही वो टिकटॉक पे बैठे होते हैं, तो आप इतने सीरियस किस्म के सब्जेक्ट में कैसे आ गए? बस ये सारी जर्नी आप अगर खुद सोचने बैठे कि कैसे आप एक डायरेक्शन पे चले जाते हैं, तो इसमें सारे ये लाइक काम होते हैं। एक नेचुरल आपको एक पाथ दिखा दिया जाता है, उसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से डिसिप्लिन ऐड करते हैं उसमें, और चीजें जो है ना वो चल पड़ती हैं। यूनिवर्सिटी के टाइम पे थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ पहली दफा। कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ए लेवल्स करने के बाद मैं वहाँ पे गया, तो उधर थोड़ा सा देखा भी। फैमिली का भी बैकग्राउंड बिजनेस का था, तो थोड़ी बहुत जैसे डिस्कशन चलती रहती थी। अब कराची से, लाहौर से कहाँ से? हम लोग की फैमिली जो है पंजाबी है, लेकिन दादा जो है कराची चले गए थे। हम लोग भी सारे कराची में तो बड़े कराची आईटी हो गए फिर आप? जी, बस 3-4 साल पहले हम लोग लाहौर वापस आए थे, हमारी पूरी फैमिली, ठीक है। तो लेकिन हमारे नाना मामू सारे लाहौर रहते थे, तो बचपन में मतलब हर साल हम लोग आते होते थे छुट्टियों में। क्योंकि मैं जब आपकी वीडियो देखता हूँ ना, तो आप में एक जो कराची वाला टच आता है ना, वो ज़्यादा है। उसका वो टच से मुराद है कि यू आर मोर प्रोफेशनल, मतलब पॉजिटिव सेंस में मैं टच की बात कर रहा हूँ। वो लाहौर ना, तो आपका लहजा लाहौरी, आपका लहजा जो उर्दू वाला, वो अच्छा वाला लहजा, ठीक है। और ओवरऑल भी एक जो इमेकुलेट पर्सनैलिटी नहीं, तो वो मैं कराची वालों को मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कराची में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से ये सारा आपने वहीं से पढ़ना शुरू किया? वहाँ पे बीएससी इकोनॉमिक्स की, उससे पहले ओ लेवल्स ए लेवल्स कराची से किया था। फिर यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ गए, उधर बीएससी इकोनॉमिक्स में इनरोल किया था। तो उधर भी फाइनेंस की बातें होती रहती थी, इन्वेस्टिंग का शौक था, बिजनेस भी करते होते थे घर पे सब। तो थोड़ा थोड़ा एक जो है ना नेचुरली प्रोसेस स्टार्ट हो गया। छुट्टियों में मैं आता होता था, ऐसे ही डिस्कस करता होता था कि भाई स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा है, बिजनेस तो कर रहे हैं साइड पे, लेकिन सेविंग जो है स्टॉक मार्केट में लगानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है थोड़े से लोग हैं जो करते हैं, और जिन्होंने किया भी है, ज्यादातर 80% लोगों का एक्सपीरियंस है कि लॉस ही हुआ। मुझे भी इस तरह की बातें जो है सुनता होता था कि भाई इधर तो लॉस हो जाता है, आप जो है कोई और बड़े अजीब अजीब लफ्ज बोले, ये जुआ है यार।
जुआ है, सट्टा सट्टा है, है, ठीक है, माल पहना दिया जाता हाँ, है, बेटी का घर, बिल्कुल, इस तरह बहुत बहुत बातें इस तरह की। बेटी का घर, हाँ। ये बेटी का घर वाला भी है कि जी बेटी के घर में आप हमेशा लेकर ही जाते हैं, कभी लेकर नहीं आते, बिल्कुल बस ऐसे ये, ही। हाँ। तो जब वापस आ गया ना, मैं पहले छुट्टियों में आता था तो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, वापस चला जाता था, लेकिन जब मैं पढ़ के वापस आया 2015 में, उस वक्त मैंने सोचा कि इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बाहर का भी सोचते थे कि चलो बाहर इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब इतना पता नहीं होता था कि पाकिस्तान से करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो बाहर के जो सारे फेमस इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी किताबें पढ़नी शुरू की। पीटर लिंच की पढ़ी, बेंजामिन पहली ग्राहम। किताब आपने कौन सी पढ़ी? पहली किताब, अब वो जैसे होता है ना, कभी आपको जिस चीज का बहुत ज्यादा शौक हो, आप एक दिन उठ के बस फैसला करते हो कि अब से जो है पढ़ना मैंने है। ये करना है। हाँ, तो बिल्कुल। आप सबसे जो मुश्किल चीज होती है ना, वो सबसे पहले रखते हो अपने पास, ओके, कि ये मैंने अगर पढ़ ली ना तो मेरी डायरेक्शन सेट हो जाएगी। सही, तो मेरा भी इसी तरह का था, शौकिया स्टार्ट नहीं था, सीरियस स्टार्ट था। ठीक मैंने है। सिक्योरिटी एनालिसिस एक बुक है, सिक्योरिटी एनालिसिस, हाँ, इसका 6th एडिशन होता है ये ना, जो वॉरेन बफेट के उस्ताद की है। वॉरेन बफेट के उस्ताद की है, और पूरा जो उसका लिटरेचर है ना, वो ग्रेट डिप्रेशन और जो उससे पहले बूम था ना, बिल्कुल, उस पे लिखा हुआ है, उस पे, मतलब उस टाइम की एग्जांपल्स है, हम्म, और आज तक भी जो है वो सारी बिल्कुल, जो है वैलिड है। तो वो सबसे पहले पढ़ी, उसको ओके। मुझे पूरे 2 महीने लगे थे। ग्राहम, बेंजामिन ग्राहम की बेंजामिन सिक्योरिटी ग्राहम, हाँ, एनालिसिस, सिक्योरिटी, 1000 पेज की वो बुक है। और उसमें जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है ना, तो उसकी जो एप्लीकेशन होती है, उसके लिए अपेंडिक्स होती है, वो अपेंडिक्स भी 1000 पेज की। ओके। तो वो पूरा पहले मैंने कहा सबसे पहले ये वो पढ़ना बुक है। बाय द वे आज भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, लेकिन अच्छा, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते प्रिंसिपल्स हैं। हमेशा, वो आपको ये तो नहीं बता रहे ना आपने ये शेयर खरीदना है, वो बिल्कुल, आपको बता रहे हैं एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस कर, मतलब अगर एक जुमला में उसके बारे में कहूँ ना, उसने क्या सिखाया, उस टाइम पे बॉन्ड ज्यादा होते थे, यानी कि कर्जा देना किसी को, बिल्कुल, तो आप चेक करो तो आप किसी को कर्जा दोगे ये वापस मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल, तो उसका 70% कंटेंट उसके बारे में है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है ना स्टॉक्स में बहुत अच्छी होती है। ओके, ओके, मतलब आपको समझ आ ठीक जाता है, है कि जब आप किसी को ठीक, कर्जा दे रहे हो हाँ, और हालात अच्छे हैं, तो बिजनेस सबका अच्छा चल रहा है, हर बिल्कुल, कोई वापस कर देगा। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हर कंपनी जो है ना उसको कर्जा देना जो ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हालात खराब होते हैं, सारे नंबर्स ऐसे बदलते हैं कि एकदम से वो कंपनी जो है कर्जा भी वापस नहीं दे बिल्कुल, पाएगी। दे दो। तो आप जब वो वाली एनालिसिस पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको समझ आता है कि आज ये शेयर सिक्योरिटी अगर, एनालिसिस से आपने स्टार्ट लिया, फिर आगे कौन सी किताबें शुरू और फिर जो है रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, की? रॉबर्ट कियोसाकी की, बिल्कुल, लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन आजकल ओके, के जो है दामोदर, उनकी ठीक बड़ी है, अच्छी ठीक है। है, इसके अलावा हार्वर्ड मार्क्स की 2-3 किताबें हैं, वो भी पढ़ी। ठीक है, इवन सेंट्रल बैंकर्स जो मशहूर हैं, उनकी हाँ, भी किताबें पढ़ी। उनकी, ओके, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी ना कम्युनिकेशन की भी चीजें मैंने पढ़ी। ओके, जब मैं वॉरेन बफेट की एजीएम देखता होता ना, ये सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, 4-4 5-5 घंटे की, उसमें भी जो है वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है। सर वो पूरी किताब है, वो हाँ, एक, मैं तो कहूँगा एक मीटिंग एक किताब है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपने एक तरह से पूरा एक सेट पढ़ लिया, पूरा, 25 किताबों का, और उसमें आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस शुरू नहीं हो आप गई। सीखते हैं, उसमें फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जो वॉरेन बफेट की एजीएम्स होती है ना, फाइनेंस के या सिक्योरिटी एनालिसिस या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसमें आप सीखते हैं। आपको आपने देखी है ना, आपको याद होगा एक दफा लोग तो सवाल उठ के ये भी पूछते हैं कि अब आपने मुझे गाइड किया, मैंने आपकी कंपनी के शेयर ले लिया, मेरे पास वेल्थ बहुत ज्यादा हो गई, हाँ, अब मैं रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ, हाँ, तो मैं कितना पोर्शन डोनेट कर दूं, कितना पोर्शन बच्चों को दे दूं, हाँ, ताकि मैं उनको इतने ज्यादा पैसे भी ना दूं कि वो कोई काम ना करें, बिल्कुल, और इतने कम भी ना दूं कि वो जो है उनको बिल्कुल, दुश्वारी हो। बिल्कुल, तो इस तरह की लाइफ लेसन्स भी होते वो हैं। लाइफ लेसन है, हाँ। लाइफ लेसन। तो फिर जब ये सारे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा, ये अब तकरीबन 2017 तक, फिर मैंने कहा अब ये जो है ना यानी पाकिस्तान 2 में सालों में आपने कोई मेन जो ऑथर्स थे, जो मेन ऑथर थिंकर्स थे, तकरीबन 50 बुक्स पढ़ ली, 50 साथ बुक्स जो है पढ़ ली। वॉरेन बफेट की सारी एक नाज़रीन सुन लें, 2 सालों में 50 बुक्स, ये नॉलेज ऐसे नहीं निकल रहा होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने ये 50 किताबें एक टॉपिक पे बंदा पढ़ ले, मेरा ख्याल है कि पीएचडी भी इसके आगे कुछ नहीं होता। कह सकते ठीक हैं है, बिल्कुल, क्योंकि जिसने वॉरेन बफेट को पढ़ लिया ना, मैं उसने आपकी जब वीडियो इन्वेस्टिंग सीख देखता हूँ ना अब्दुर्रहमान, मुझे मैं आई एम ग्रेट एडमायरर, ठीक है, आपका मैं बहुत एडमायरर हूँ। मुझे आज से साल पहले जब आपने यूट्यूब वगैरह पे आए, तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि यार ये बंदे ने ना बहुत पढ़ा हुआ होगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार इस बंदे ने शुगर पे बहुत पढ़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब्दुर्रहमान ने ना कुछ 2-4 किताबों वाली गेम नहीं है, ये बहुत पढ़ा हुआ। तो 2017 आ गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया? अब ये जब सारे प्रिंसिपल समझ लिए ना, अब दूसरा चैलेंज था। अब उस टाइम में मैंने देखा कि भाई पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी बड़े अच्छे रिटर्न है। तो ये लोग ऐसे ही कहते हैं मेरा नुकसान हो गया, आप निकाल के देख लें। आपने चुपचाप, जैसे वॉरेन बफेट से कहता है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लें, अगर आपने पाकिस्तान में वही कर लिया होता, कोई ट्रेडिंग नहीं की होती, कोई सट्टेबाजी नहीं की होती, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। यानी कि बिजनेसमैन तो पैसा बनाते हैं, लेकिन अभी तक फैमिली कहती थी कि ये जो बाहर की नॉलेज है ना, यहाँ अप्लाई नहीं होती। मैंने कहा अच्छा चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने समझा फर्क क्या है। फर्क होता है, बाहर जरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ी बेहतर होती है, पाकिस्तान में लोग ना एक शक्की मिजाज भी है,
एक तो वैसे ही वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट नहीं है पाकिस्तान में। अगर किसी ने कोई अच्छा काम करके पैसे कमाए भी हो ना, तो लोग सोचते हैं कि एक तो ये मैं नहीं कर सकता, या इसने कोई बेईमानी से किया होगा। ये पाउडर बेचता है। बिल्कुल यही कह सकते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने ना ये जो सारे प्रिंसिपल थे इसको पाकिस्तान पे टेलर किया। ठीक है। यानी कि बाहर जैसे मेडिसिन की फील्ड में कोई नई मेडिसिन आती है, एकदम से उसका शेयर ऊपर चला जाता है, वहाँ पे लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। पाकिस्तान में डिविडेंड्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि वैल्यू रियलाइजेशन के एक तो ओनर होता है ना, ओनर अपनी कंपनी में से पैसे कभी भी निकाल सकता है, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसको रिलाय करना पड़ता है कि दूसरे लोग उस शेयर को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। तो इसकी जो सारी चीजें थी ना, मैंने पाकिस्तान की 100 से ज्यादा कंपनीज की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड की 2 साल। 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड की? 100 से ज्यादा तो कंपनीज है, एक कंपनी की 3-3, 4-4 भी अटेंड की होंगी 2 साल के टाइम पे, हर और पे ये किसी की लाहौर में हो रही होगी, किसी की कराची में, किसी की इस्लामाबाद में। तो मैं उस वक्त कुछ ऑनलाइन भी की होगी? ऑनलाइन भी शुरू हो गई, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन भी शुरू हो गई। तो 100 से ज्यादा, मतलब तो मुझे याद है जब ये इसका टाइम होता है अक्टूबर का, उसमें ना सारी कंपनीज करती हैं। तो वो जो 2-3 हफ्ते होते हैं ना, उसमें तो मैं पूरा बनाता होता था, इतने बजे इसकी है, इतने बजे इसकी है, मतलब ताकि कोई ये ना हो कि कोई मिस हो जाए। मकसद ये था कि वॉरेन बफेट ने सिखा दिया था कि अगर आपने इन्वेस्टिंग करनी है ना, तो आपने असल में बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। तो जब तक आप उसकी ब्रीफिंग अटेंड नहीं करेंगे, उसका बिजनेस उसके ओनर की तरह समझेंगे नहीं, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर की कंपनी अच्छी कौन सी है। तो पूरी सारी नॉलेज पाकिस्तान के बारे में गैदर की। सुबह उठ के 8 न्यूज़पेपर्स पढ़ता होता था, उसके बिजनेस सेक्शंस 2-3 घंटे, क्योंकि वॉरेन बफेट की भी यही रूटीन थी शुरू में। हालांकि ये बहुत बोरिंग काम है, बिजनेस वाला काम। शुरू में इंस्पायर होके, क्योंकि वॉरेन बफेट फिजिकल पेपर्स पढ़ते हैं, तो पहले मैंने ऑर्डर की, लेकिन मैंने देखा उसमें बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम। तो फिर डिजिटल जो उसके वर्जन है पाकिस्तान में सब फ्री हैं, आप ये सारे बिल्कुल। तो ये सारे पढ़ने शुरू किए। फिर कंपनीज के बारे में पढ़ता होता था। 2022 पे जाके ना मुझे ऐसा लगा कि अब एक अच्छी पिक्चर जो है ना मेरे सामने आ गई। 2022 में आ गई। फिर और अभी हमारी मार्केट स्लो थी। 2022 तक तो स्लो 2019 और 20 में थोड़ी सी बड़ी थी, फिर 21 और 22 में थोड़ी सी फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। तो 22 में मैंने भी सोचा अब मुझे सारे कंपनीज की समझ भी आ गई है, सारी इंडस्ट्रीज की वैल्यू रियलाइजेशन, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी समझ आ गया। अब इस नॉलेज को ना शेयर करते हैं। जब आप शेयर करते हैं ना, तो आप और इम्प्रूव होते हैं। अभी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की? मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्टार्ट कर दी 2019-20 में। ओके। और लेकिन जो जर्नी थी, मैं तो सारी इसमें बात करता हूँ, लोग तो इसको कहते हैं ना मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना रिटर्न कमा लिया, लेकिन असल में आपने देखना होता है आप इम्प्रूव कितना कर रहे हैं। एक दफा आप इम्प्रूव हो गए तो रिटर्न आना ही है। तो 22 में फिर मुझे फील हुआ कि 80% कंपनी मुझे समझ आ गई है, अब ना मैं इसकी नॉलेज शेयर करूंगा, उससे मेरी भी इंप्रूवमेंट होगी, लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल। क्रिटिकल एंगल से जब कोई चीज एनालाइज करते हैं तो आपका ज्यादा फायदा होता है। ट्विटर ज्वाइन किया। वैसे भी जो शेयरिंग का करते हैं ना, तो वो कायनात का भी प्रिंसिपल है कि आपको अल्लाह ताला उतना ही रिवॉर्ड करता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ आल्सो लर्निंग। ठीक है, लोगों की क्रिटिसिज्म आती है, लोग आपको एक नया एंगल दे जाते हैं, उसको फिर आप स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो आपके मुझे याद है ट्विटर पे लंबे लंबे थ्रेड होते थे, जिस पे मिलर ट्रैक्टर्स पे भी आपने लिखा हुआ था। तो मैं उस ज़माने से आपको ट्विटर पे फॉलो कर रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने कभी कमेंट नहीं किया था। मेरी अपनी ख्वाहिश होती है कि मेरी पोस्ट पे बहुत सारे लोग कमेंट करें, लेकिन मैं खुद कभी नहीं करता किसी पे। ठीक है, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये बंदा ना ये सही लिख रहा है। ठीक है, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा था। तो आपने फिर जब ये सारा लिखना शुरू किया, एक आपकी फिर कम्युनिटी बननी शुरू हो गई? बिल्कुल, पहले कोई शौक नहीं था, जैसे लोग ट्विटर यूज करते थे, मैं फीड भी नहीं खोलता, मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब इस पे भी लोग इतना एक्टिव होते हैं। लेकिन मैंने कहा सबसे ज्यादा बात फाइनेंस की या यूट्यूब पे होती है या ट्विटर पे होती है। तो 22 में ट्विटर ज्वाइन किया, इकोनॉमी में लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया क्या अपडेट्स हो रही हैं, क्या चीजें खराब हो रही हैं, क्या अच्छी हो रही हैं, कंपनीज जो है उस पर लिखना शुरू किया। तो थोड़े टाइम में 2024 के शुरू में मेरे ख्याल से ट्विटर पे जब बैन लगा था पाकिस्तान में, तो 25,000 लोगों की कम्युनिटी बन गई। तो मैं तो कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लोग तो शुरू में तो एक ट्वीट लिखो आप घंटा लगा के, और उस पर कोई रिस्पॉन्स सब 25,000 ऑर्गेनिक तरीके से आ जाना, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। तो उससे भी थोड़ा रियलाइज हुआ। दूसरे भी जो एनालिस्ट होते थे, ज्यादातर कराची में होते थे, वो भी जो है उस पर कमेंट करते होते थे, उनसे भी सीखा, अपनी सारी चीजों को और ज्यादा रिफाइन किया। और 2024 में जाके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क अपना लिखा है पूरा, ये हमारी वेबसाइट पे हमने लगाया हुआ 10 पेज का। उसमें सारा बताया कि अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर किस तरीके से करते हैं। ये फिक्रा ना आप ऐसे करें, इसको आप ट्रेडमार्क करवा लें। ठीक है, वैल्यू रियलाइजेशन के बारे में बात की। फिर एक और हमने पिलर बनाया, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लोग हमेशा परेशान रहते हैं
कि मेरे पास ना 4 ऑप्शन आ गए हैं, गोल्ड भी आ गया, स्टॉक्स भी आ गया, बैंक में इन्वेस्ट करना भी, अब मैं कौन सा चूज करूं, या रियल एस्टेट भी आ गया। तो एक स्ट्रक्चर उनको बताया कि कोई भी डिसीजन लेना है टाइम से रिलेटेड, कि मैंने टाइम का इन्वेस्ट करना है, मैंने पैसे का इन्वेस्ट करने हैं, मैंने किस बंदे के साथ एसोसिएट करना है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट बड़ा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। उसमें आपने सिर्फ सोचना है कि मेरे हिसाब से आज मैं जहाँ खड़ा हूँ कहाँ मुझे सबसे ज्यादा जो है ना फायदा और रिटर्न मिले, आपने सीधा सीधा उसमें इन्वेस्ट करना। पिछला जो हो गया, लोग ज्यादातर फैसले लेते हैं पिछले 2 साल के हिसाब से। आपने दोस्त से पूछ लिया, आपने पिछले 2 साल में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, नुकसान हुआ, बस इसमें नहीं करा, इसमें कभी स्टॉक्स में किया, नुकसान हुआ, इसमें नहीं करा। असल में चीजें होती हैं फॉरवर्ड, बिल्कुल फॉरवर्ड, आगे के हिसाब से देखना होता है। तो एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क हम लोग का बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया यूट्यूब स्टार्ट किया, हमने देखा मार्केट भी जो है अच्छे रिस्पॉन्स, अच्छी वैल्यूएशंस पे है, पाकिस्तान के हालात इम्प्रूव होते हैं। हमने सोचा कि अब हमारी नॉलेज जो है उसको भी 2-3 साल तक लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया। बिल्कुल। अब हमने जो है ना इस चीज को हर लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन करनी, ठीक है। अगेन लर्निंग फ्रॉम वॉरेन बफेट, मतलब उन्होंने खुद का अपना पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा बढ़ाया होगा। जैसे लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं था उनके पास और $100 बिलियन की वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली, लेकिन लोग इस पे बात नहीं करते कि अगर उन्होंने खुद $100 बिलियन की वेल्थ अक्यूमुलेट की है तो $500 बिलियन, 1000 बिलियन दूसरे लोगों ने। हमेशा आप कोई भी काम करेंगे ना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दूसरों को उससे ज्यादा फायदा हो। फिर हमने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की, यूट्यूब चैनल भी बनाया, तो कितने लोगों को फायदा हुआ है। हमने देखा ना 2 चीजें लोगों को ना घबराहट देती हैं। एक लोगों को ये होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, कुछ सालों में ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, इधर पॉलिटिक्स के बड़े मसाइल होते हैं। तो उसमें हमने उनको पहली वीडियो बनाई कि क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई लानत जो पाकिस्तान पे नाम बरसी हो पिछले 30 सालों में, मतलब इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ। फ्लड आए, इसमें डेमोक्रेसी आई, इसमें हाइब्रिड मॉडल आए, इसमें वो बंदा प्रेसिडेंट बन गया। मतलब मैं क्या बोलूँ, आजकल बड़ी पाबंदी है, पकड़ लेते हैं यार, ठीक है, लेकिन हर चीज़ हुई है उस मुल्क में। बिजनेस तो चल रहे हैं सर, बिजनेस चल रहे हैं। और लोगों को बताया कि आप जो है 1999 से देख लें अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया होता, उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन आप थोड़े थोड़े पैसे लगाते रहते हैं। आपने 1 लाख लगाया होता तो आज उस टाइम पे जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो 66,000 पे इंडेक्स होता था। तो लोगों को समझाया कि भाई इससे ज्यादा तो रिटर्न कहीं भी नहीं मिल रहा, और ये करना भी आसान है। एवरेज कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना मुश्किल है, कम पैसों से करना हो, ज्यादा पैसों से करना हो, कुछ भी करना हो, डाइवर्सिफिकेशन भी होती है, सब कुछ हो जाता है। पहली वीडियो हमने इस पे बनाई। तो ये लोगों को बहुत घबराहट देती है कि यार चीजें बहुत ऊपर नीचे होती है। लोग उसको 6 महीने के हिसाब से देखते हैं कि 6 महीने में क्या हुआ, उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूं। हमने कहा थोड़ा सा लंबा सोचें, लंबे अरसे में बिजनेसमैन ने तो पैसा बनाना ही बनाना है, कभी बुरे हालात आएंगे और एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। फिर हमने देखा कि लोगों ने जिस चीज में इन्वेस्ट किया होता है ना, उनको उसका पता ही नहीं होता ये कटती है। वो बस ये देख रहे हैं आज ये 100 का है, 95 का हो गया ना, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं बेच देता हूँ इससे पहले कि बाकी लोग भी बेचने आए। तो उन्होंने जिस चीज में इन्वेस्ट किया होता है उसकी असल उनके पास नॉलेज नहीं होती। हमने दूसरी चीज देखी कि लैक ऑफ नॉलेज है ना अबाउट कंपनीज के बिजनेस मॉडल, हमने इस पे हम बनाए। हम जब अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स अगर खुद करते हैं, अगर लोग भी ये कर लें तो फिर उनको कोई मसला नहीं होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने। ये दोनों हमारे पिलर्स थे। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करनी है, और जो टॉप कंपनीज है ना उसके बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। इसके बेसिस पे हमने पूरा अपना यूट्यूब चैनल भी डिजाइन किया, कंपनी की सर्विसेज भी स्टार्ट की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि जो वॉरेन बफेट के एक विजन होता है कि लोगों का जो है एक रिच माइंडसेट भी होना चाहिए, और उनको पता भी होना चाहिए कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक्स ही देंगे, स्टॉक्स देते हैं। तो उनका एक माइंडसेट जो पूरा चेंज करना है पाकिस्तान में, उस पर हम लोग हैं। हम लोगों का विजन भी है, बल्कि 2035 तक 1 मिलियन लोग जो है ना पाकिस्तान में वो स्टॉक्स की तरफ आ जाए। आपकी तो विजन ऐसी है जैसे हमने डायबिटीज में बनाई हुई है कि हमने भी अगले 5 सालों में 1 मिलियन लोगों की दवाइयाँ छुड़वा दी, इंसुलिन छुड़वा दी। मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे, वो उनके जहन में ये होगा कि हम शायद उनको को बताएंगे कि कौन सी टिप देनी है। ठीक है नाजरीन, टिप से बेहतर चीज़ आ रही है, डोंट वरी। टिप तो हम आपको दे देंगे एक, तो वो आपने इस्तेमाल कर ली, तो उसके जो जिससे टिप बनती है ना वो चीज़ आपको बताएंगे। ये ऐसी है कि भूखे को फिश देनी चाहिए या उसको फिश पकड़नी सिखानी चाहिए। तो अगर तो आप उसके साथ हमदर्दी करेंगे तो आप उसको फिशिंग सिखा दें। ठीक है, हम आते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई है। मेरे ख्याल 1,35,000 या 36,000 शायद क्रॉस कर गया ये,
ऑल टाइम हाई है सर, ठीक है। बहुत सारे लोग ना अभी एंटर हो रहे होंगे क्योंकि खबरें चल रही हैं कि स्टॉक मार्केट में सोना निकल आया, पैसे ही पैसे, मतलब बारिशें दिखा रहे होते हैं पैसे की। वो टीवी चैनल भी ना स्टॉक मार्केट में मतलब नोटों की बारिश दिखा रहे होते हैं उस वक्त। बहुत सारे लोग जो पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से वो साइड लाइन पे थे ना, तो वो अब निकलेंगे। इन लोगों के लिए क्या मशवरा है? इसमें तो पहले तो थोड़ा समझते हैं कि सारी रैली बनी थी। हाँ, आपको याद होगा 2022 मिडल का टाइम था, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बने। हाँ, उन्होंने आगे एक शो पे कह दिया कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ पे 5,000 का नोट 500 में मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब वो एक साल थोड़ा और बुरा चला, तो बड़ी उनकी जो है ना हाँ, लोगों ने बिल्कुल। किया कि हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, आपने फंसा दिया हमें। आपने फंसा दिया। हाँ, वो सही कह रहे थे बिल्कुल। आप उस पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं कि 5,000 वाला 500 में मिल रहा था या 1,000 में मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी। और ये सिक्योरिटी एनालिसिस में भी जो है ना, मैंने भी पढ़ा था, वॉरेन बफेट ने भी अपनी एजीएम से बताया है कि कभी जब थोड़े हालात खराब होते हैं तो ये स्टॉक मार्केट की टेंडेंसी होती है कि वो 1,000 की चीज को ना 200-300 पे भी ले आती है। ओके। ये आम जिंदगी में नहीं होगा, यानी कि प्लॉट में ऐसा कभी नहीं होगा। प्लॉट अगर कोई लेट से 1 करोड़ उसकी वैल्यू है तो ज्यादा से ज्यादा कोई 80 लाख में बेच देगा, बिल्कुल। किसी को अगर बहुत पैसों की जरूरत है। लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत थोड़े शेयर होते हैं, तो एक नॉर्मल चीज 100 रुपए वाली 30 रुपए में भी आ जाती है, कभी कभी 200 की भी हो जाती है। ये जब क्रैश हुआ था 2008 का, तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि जो 100 रुपए वाली चीज थी ना, वो 20 रुपए में भी नहीं कोई खरीद रहा था। 16,000 रुपये मेरे ख्याल उस वक्त स्टॉक्स हमारी मार्केट थी 2008 में। 15-16 हज़ार रुपये, 4.5 तक, मेरे ख्याल 4.5 तक 5 तक आई हुई थी। जो शेयर उस वक्त 100 रुपये का था वो 10-10 रुपये में भी बिक रहा था, ठीक है। तो स्टॉक्स में तो ऐसा, हाँ बिल्कुल। आप जो लोग जैसे अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो एक हम लोग का पूरा एक बूम बस्ट साइकिल का लेक्चर भी हमने बनाया हुआ है अपने चैनल पे। देखिए पाकिस्तान में होते हैं बूम बस्ट साइकिल, इकोनॉमी 3-4 साल स्टेबल रहती है, फिर थोड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, डॉलर से रिलेटेड डिवैल्यूएशन हो जाती है। ये हमारे को डीएनए में है या कोई प्लग इन चीज है कि मतलब से अपनी इकोनॉमी को डिजाइन किया हो ना एक्सपोर्ट बेस्ड, उसमें इसकी है प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा ज्यादातर लोग होता है जब ऑल टाइम हाई पे जाती है चीजें, फिर वो उस पे एंटर करते हैं, और अगर थोड़ा सा अगले 2-3 साल अच्छे ना हो तो फिर जो है उनका नुकसान हो जाता है। और पूरे अगले 25 साल के लिए जो वो आराम से वेल्थ क्रिएशन कर सकते थे स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वो उनके माइंड में बैठ जाता है कि यहाँ तो नुकसान होता है। तो इसका ना सही तरीका होता है कि हर बिजनेस की वैल्यू जो है ना, वो उसके प्रॉफिट से लिंक होती है। एक दुकान अगर 1 लाख रुपया किराया दे रहा है साल का, तो आप उसके हिसाब से सोचेंगे मैं ये 10 लाख में खरीद रहा हूँ, मुझे हर साल 1 लाख रुपया आएगा। बिजनेस भी ऐसे ही होते हैं। तो 2022 और 23 में एवरेज अगर 100 रुपये कमा रहा था ना एक पाकिस्तानी बिजनेस, उसकी कीमत चल रही थी 250 रुपये, 300 रुपये। इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया। हाँ, यूजुअली पाकिस्तान के केस में भी ये 800-900 रुपये तक चलता है। बिल्कुल, ठीक है। अब जो है टाइम के साथ साथ बिजनेस अपना प्रॉफिट भी बढ़ाता रहता है। तो जो 2022-23 में एक एवरेज कंपनी 100 कमा रही थी ना, आज वो तकरीबन 140-150 रुपये कमा रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनके भी प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं। आपने देखा होगा मिजान बैंक ने 100 अरब का प्रॉफिट कमा लिया, दूसरी किसी कंपनी ने जो है उससे ज्यादा प्रॉफिट बना लिया। और अब जो ये कीमत जैसे 3 गुना बढ़ गई है, तो जो चीज 250 रुपए की थी वो आज 750 की हो गई एवरेज, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो भी 150 रुपए हो गया। तो इसको देखते हैं पी रेशो के हिसाब से कि जो उसका प्रॉफिट है उसके कितने प्राइस पे आपको चीज मिलती है, मल्टीपल में कितने। और पाकिस्तान की एवरेज तकरीबन 8 से 9 है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो ये 6 पे 6.15। ओके। तो इसमें फिर आपने देखना होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे जो 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमने बूम बस्ट साइकिल में और ज्यादा डिटेल में बताए हैं। इंटरेस्ट रेट आपने देखना होता है, इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट आप समझे ऐसे। आपने भी जैसे एजीएम देखे ना वॉरेन बफेट, 2-3 दफा लोगों ने सवाल किया है डिफरेंट सालों में। वो वॉरेन बफेट से पूछते हैं आज से 10 साल बाद ना हम आप हमें बताएं कि यूएस की स्टॉक मार्केट किस लेवल पे होगी। तो वो कहते हैं आप मुझे ना इंटरेस्ट रेट बता दें। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर पता होता है तो आप उससे अंदाजा लगाते हैं कि उस वक्त लोग स्टॉक्स की तरफ ज्यादा होंगे या बैंक में वैसे रखेंगे। तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, ये चीज आपके फेवर में जा रही है। इसी वजह से ये रैली बन रही है पूरी 22% से आप 11 पे आ गए। अगले 1 साल में आपने 8 से 9 की रेंज में आ जाना है, ठीक है। फिर पाकिस्तान में डॉलर के बड़े मसाइल होते हैं। इंपोर्ट जो है ना आपका ऑयल का बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 20 से 25% ऑयल होता है। ऑयल जो है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको एक तरह से फ्री में डॉलर मिल रहे हैं जिससे आप दूसरी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है, बिजनेसेस की सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं, वो भी आपके फेवर में है। पॉलिटिक्स की आजकल आपके फेवर में जा रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें ना, जो 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो आपके फेवर में जा रही है। और आज भी हम 6P रेशो पे खड़े हैं। तो आज भी जो लोग एंटर कर रहे हैं अगर वो डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें करेंगे तो कोई बुरा टाइम नहीं। ये बड़ा अच्छा होता है कि चीजें जब ऑल टाइम हाई पे होती हैं, इसका मतलब होता है कि जो मुल्क है उसके बारे में लोग अच्छा सोच रहे हैं, नेगेटिव आउटलुक नहीं है, पॉजिटिव आउटलुक है।
और वैल्यूएशन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक प्लान भी फॉलो करना है। वो प्लान हम आपको बताते हैं। लेकिन ये एक पूरा प्लान होता है जिसमें ना आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं। जैसे आपने कहा ना, जो बुढ़ापे में या हेल्थ रहती है या वेल्थ रहती है। हेल्थ के लिए जो है आपने पूरा फॉर्मूला फॉलो करना है कि आपको कोई बीमारी ना हो, और वेल्थ के लिए आपने ये प्लान पैसे बहुत अपस्ट्रीम मतलब सॉरी डाउनस्ट्रीम आपने सेविंग करनी शुरू कर दी। यानी कि इसका पूरा क्रक्स होता है कि आज आप जो है लेट्स से सैलरी कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आना है कि आपने ना अपनी सेविंग्स इतनी बना लेनी है कि आप जितनी सैलरी से आ रहे हैं पैसे, उतने पैसे आपके पोर्टफोलियो आपको मंथली क्वार्टरली जनरेट करके दे रहा हो, चाहे वो डिविडेंड काम करने की जरूरत काम करते हैं। ठीक है, तो उसकी आप लेट से अब थोड़े सालों में महंगाई भी हो जाएगी। लेट से आप 1 लाख का टारगेट बनाते हैं, अब आप कहते हैं कि आज से 20 साल बाद ना मुझे हर महीने 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 5 लाख साल के हो गए 60 लाख रुपए। तो एक रफ सा होता है कि 5 से 6% ना आपका पोर्टफोलियो आपको डिविडेंड के तौर पे देता ही है, और वो वैसे भी अपनी प्राइस बढ़ाता है, ज्यादा दे रहा है। डिविडेंड तो हमारे पास तकरीबन जो एवरेज अच्छी कंपनीज हैं 7-8% अभी भी डिविडेंड यील्ड जो है कई कंपनीज की तकरीबन 8-9-10 तक चल रही है। बिल्कुल। तो कोई भी बंदा अगर प्लानिंग करे ना, और वो कहे कि आज से लेट्स से मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 20 साल बाद मेरी रिटायरमेंट है, तो मेरे पास अगर कोई 15 करोड़ रुपए होंगे ना, तो मुझे 1 करोड़ तो डिविडेंड आ जाएगा साल का, उसमें अपने खर्चे कर सकता हूँ। अब लोग सोचेंगे यार 15 करोड़ तक पहुंचना तो बड़ा अजाब है, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको 25 साल का ऐसा प्लान देता हूँ जिसमें आपको सिर्फ महीने के 10,000 रुपए सब बताएं। लेकिन आप हर महीने, आप मुझे पहले मिले होते ना तो मैं भी प्लान पे होता। बिल्कुल, इसमें कोई अगर सोचते हैं ना मैं 40 का हो गया हूँ, इट्स टू लेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25 साल का प्लान है, 25 साल वाला बंदा भी कर सकता है, 20 साल वाला भी कर सकता है, 35 साल वाला भी कर सकता है, 40 साल वाला भी कर सकता है। आप हर महीने 10,000 रुपए सेव करना शुरू करें, हर महीने 10,000 रुपए सेव करना शुरू कर दें। ठीक है, 1 साल बाद आपकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, 10%, आपकी प्रमोशन नहीं भी हो तब भी आपकी 10% बढ़ जाएगी। बिल्कुल, अगले साल में आपने 11,000 कर देना इसको हर महीने। इसी तरीके से तीसरे साल में तकरीबन 12,000 रुपए कर देना, 10% बढ़ाते जाए। ठीक है, अब इसका मैजिक ये है स्टॉक मार्केट का कि ये आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ला के देती है। अगर बाकी एसेट क्लास से देखा ना, उसमें रिटर्न कम होता है, इसमें तकरीबन 18% का एवरेज रिटर्न है पिछले 25 से 30 सालों में। 25 से 30 सालों में 18% का हर साल है। ये अगर इस पे 18% पे ये मुझे ये बताएं कि कितने सालों में रकम डबल हो जाती है? अगर 4 सालों में लेट से आपने 10 लाख रुपए लगाए, 4 साल में आपके 20 लाख हो जाएंगे। 4 साल में डबल हो जाता है। तो अगर किसी के पास लेट से इन्वेस्टमेंट है आज 50 लाख रुपए की, तो वो आज भी शुरू कर सकता है। 4 साल में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उससे 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लंबे टाइम के लिए करेगा तो जब डबल होगा तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट आ जाएगी। नाज़रीन, ये फिक्स नहीं है, इसमें हो सकता है पहले साल आप लॉस में जा रहे हो, दूसरे साल आप बस ब्रेक इवन पे हो, और तीसरे साल आप 30% पे चले जाएं, चौथे साल आप 40% पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 25-30 साल की एवरेज की बात करें, कोई ये ना समझ ले कि जी कोई इनके पास ऐसा प्लान है कि आपको हर साल 18% या 20% आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये एग्रीगेट है, कंपाउंडिंग है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी सरमाया है तो वो उसको इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकता है, डिविडेंड आने लग जाएंगे, सब कुछ आने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है, जैसे हमने कहा कि 10,000 महीने के करने, ठीक है, ये अगर आप 25 साल के लिए करेंगे, आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी टोटल मेरे ख्याल से ये बन जाती है तकरीबन पहले साल में 1,20,000 रुपए। ऐसे इस तरह आप करते रहे तो ये कोई मेरे ख्याल से 1 से 2 करोड़ के बीच में अमाउंट आपकी अपनी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये कंपाउंड होगी, इसकी जो एंड वैल्यू होगी ना 25 साल बाद, और इसमें हमने कोई अपनी मर्जी की कंपनी, जैसे आप कहते हैं ना ये इस कंपनी ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए, हमने बहुत मिले, हमने 18% अज्यूम किया जो कि एक एवरेज कंपनी में आता है। तो 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट जो अगले 25 साल तक आप करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते रहते हैं, 25 साल बाद आपको 10 करोड़ रुपए देते हैं। 10 करोड़ रुपए जितने हजार होते हैं, अगर वो 25 साल के लिए कंपाउंड हो 18% में, और हर साल आप उसको 10% बढ़ाते हैं, तो वो आपको उतने करोड़ में करते हैं। यानी ये काम अगर मैंने 25 साल पहले स्टार्ट किया होता तो आज मैं इसकी कंपाउंडिंग एंजॉय कर रहा होता। बिल्कुल, ये वाला प्लान तो हर कोई फॉलो कर सकता है। मैं आपको 25 साल उसका भी बता देता हूँ कि लेट से किसी ने आज से 25 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए होते स्टॉक मार्केट में, आज हम 2025 में बैठे हैं, 2000 पूरे 2000 में तकरीबन 1,500 का इंडेक्स होता है। अगर आपने उस इंडेक्स में एवरेज इन्वेस्टमेंट कर दी होती, तो आज वो ऑलमोस्ट 100x होने वाले, 100x, 1,35,000-36,000 पहुंचा, 100 बैगर। हाँ 100 बैगर। तो आपके जो 10 लाख रुपए हैं ऑलमोस्ट कोई 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। और इसमें आपने कोई अपनी मर्जी की कंपनी ली कि मिजान बैंक, इसमें आपने जो इंडेक्स की कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर दें। जैसे KSE 100 है,
ठीक है। PSC 100 या मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्ट हाँ, KMI 30 जो है, KMI 30 है। हाँ, उसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में 30 कंपनीज हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट भी हैं, शरिया कंप्लाइंट है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें लॉस के चांस भी कम होते हैं, बिल्कुल। ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई होती है बिल्कुल। कि कोई अगर शॉक आता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, वो उसको टर्बुलेंस बर्दाश्त कर जाती है। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है PSC की, उसमें इसकी लिस्ट निकालनी है कि KMI 30 में कौन कौन सी कंपनी। अब बड़ी कंपनीज होती हैं ऊपर और उनकी परसेंटेज होती है ज्यादा, तो अगर आप टॉप 15 करेंगे ना 90% कवर, 90% आपका वहीं पे कवर। टॉप 15 कंपनीज में, मतलब KMI 30 में जो टॉप की 15 कंपनीज हैं, अगर आपने उसमें इक्वल अमाउंट कर दें या उसकी भी फिर प्रोराटा करें। अब इसमें आजकल नंबर 1 है एग्रो होल्डिंग्स, ठीक है, वो है 10%, ठीक है। आपने भी अपने पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए या तो 10,000 उसमें डाल दें, ठीक इस है। तरीके से मिजान बैंक में 9%, ठीक है, तो आपने 9,000 रुपए 9,000 उसमें डाल दिए। हर महीने आपका जो पैसे आते हैं ना उसको ऐसे करते रहे, ठीक है। 90% आपका 15 कंपनीज में कवर 15, ठीक है। अब जो 10,000 बची है ना, उसको जो टॉप 10 है उसमें 1,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट 15 कंपनीज लेने के बजाय उसमें 1,000 तो आपका ETF तो यहीं पे बन गया, ETF बन गया आपका, ठीक है। अब आपने हर महीने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, यही कंपनीज आपको कंपाउंड करती रहेंगी, और ये जो पूरी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, इसीलिए वॉरेन बफेट जैसे कहते हैं कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ आपको समझ ही नहीं आता। बिल्कुल। मतलब आप इसको अगर इस तरह से समझें, जिसके पास आज लेट से 50 लाख रुपए, 4 साल में वो जब एवरेज आता है 1 करोड़, उसके बाद जो 4 साल में वो 2 करोड़, 2 करोड़। तो अगर आप सोचें कि 25 साल बाद उसके पास इतनी अमाउंट हो जाती है, क्योंकि वो बार बार 2 से मल्टीप्लाई होता है, हर 4 साल में डबल होने का मतलब है 24 साल में 6 दफा डबल, 6 दफा डबल का मतलब होता है 64 टाइम्स, 64 टाइम्स। तो 10 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए जो है वो 32 करोड़ बन, 32 करोड़। सोचो उसके जो अगले 4 साल होंगे उसमें 32 करोड़ का आपको प्रॉफिट आएगा, कंपाउंडिंग बहुत हाई लेवल की हो जाती है। ये सबसे अच्छी क्या बात है। एसेट क्लास जितनी भी हैं पाकिस्तान में, गोल्ड ले लें आप, बैंक में पैसे रखना, रियल एस्टेट, सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट, प्लस जो लिक्विडिटी आपको स्टॉक्स में मिलती है वो रियल एस्टेट में मिलती भी नहीं है। रियल एस्टेट खुद इतना एक टेक्निकल काम है कि आपको पता नहीं होता कि ये कहीं डिस्प्यूटेड प्लॉट तो नहीं है, इसकी फाइल का कोई मसला तो नहीं है। हमारे यहाँ रियल एस्टेट में तो ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड ही हो रहा होता है ना। रियल एस्टेट की बहुत डिसएडवांटेज है। बहुत मतलब अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल किताबें पढ़ेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि किसी भी एसेट क्लास को जज करने के 3 तरीके। सबसे पहले आप देखते हैं रिटर्न की हमने बात कर ली कि इसका 18% है। रियल एस्टेट में आप अपनी मर्जी का भी कोई प्लॉट लेंगे जिसमें बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, वो भी 20% से ज्यादा नहीं क्रॉस करता। लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज ही नहीं है। लोग अपने घरों में बैठ के फैमिली में एक दूसरे को बता रहे होते हैं, एक प्लॉट मैंने 1 लाख रुपए का लिया था और आज 1 लाख का लिखा अमाउंट है, 10 लाख रुपए का लिया था आज से 20 साल पहले, और अब वो 1 करोड़ का हो। 1 करोड़ का। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो साथ में ये कहेंगे रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। हाँ, बहुत पैसा। अब इसका अगर आप हर साल का रिटर्न निकालेंगे तो 12-13% है, और इतना तो इन्फ्लेशन भी है। तकरीबन इतनी इन्फ्लेशन है, आपने कुछ भी नहीं कमाया। तो जब टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, तो एक चीज में महंगा तो वैसे ही होना है, प्लस उसको बेचना भी तो मुसीबत है ना, और उसमें कोई कब्जा ही कर जाए वो एक अलग इशू होता है। ठीक है, स्कैम्स बहुत होते हैं, सोसाइटी की पूरी चली जाती है। तो वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो इंटरनेशनल लिटरेचर है वो आपको कहता है सबसे पहले कोई भी 2 चीजों को कंपेयर करना है, रिटर्न्स देखो, रिटर्न्स में स्टॉक मार्केट आगे जाएंगे। फिर वो कहते हैं डिविजिबिलिटी और लिक्विडिटी देखो। ओके, यानी कि आपने बेचना है, कितनी जल्दी आपको पैसे मिलेंगे और क्या आप आधा बेच सकते हैं। जैसे किसी ने 2 प्लॉट, ये दोनों नहीं पॉसिबल। रियल एस्टेट में ना डिविजिबिलिटी उसकी, मतलब अगर 5 मरले का प्लॉट है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी 1 मरला ले लो, ऐसा। बिल्कुल, 25 लाख रुपए लिया हुआ, आपको 5 लाख चाहिए, आपको पूरा बेचना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, और अगर उसमें भी स्टॉक मार्केट आगे चली जाए, अगर उनको पता चल जाए कि जी इमरजेंसी आ गई तो वो करोड़ रुपए का प्लॉट वैसे भी 30 लाख में वो कह रहे हैं 30 लाख है तो ले लो, मैं कर सकते हैं। खर्चे भी बहुत इश्यूज है सर रियल एस्टेट। सिर्फ मेरे ख्याल घर बनाने तक बंदा रखे रियल एस्टेट को, अदरवाइज एक घर लिया था, वो बड़ा इंटरेस्ट। हर शहर की पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में वो अपने शहर बसा सकते हैं। वॉरेन बफेट देखें, अब्दुर्रहमान, वो बंदा फ्रूगैलिटी या कफ़ायत शारी का भी नमूना है। 1960 में उन्होंने घर लिया था, 1960 में, और वो घर उस वक्त शायद $30,000 का था उस वक्त। ठीक है, अगर उसको आप कनाल में देखें ना, पाकिस्तान में या पंजाब में, लाहौर में कनालों में देखते हैं तो 1.5 कनाल का घर है, 1.5 कनाल की कोठी, 1.5 कनाल की कोठी है। ठीक है, और वो 1.5 कनाल की जो कोठी है ना,
उसमें हर कमरे के साथ बाथरूम भी नहीं है। मतलब एक कमरा ऐसा है जो जिसके साथ कोई कॉमन यूज़ करना पड़ता है। इस लेवल का बंदा 1960 में उसने कोठी ली, ठीक है, और आज तक वो उसमें बैठा है। इस तरह का बंदा तो मेरा ख्याल है कि हर साल चेंज कर रहा हो घर, और पता नहीं क्या क्या चीज़ फार्म हाउस बना रहा हो। ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ना, ये बुनियादी सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये इसमें इसके पीछे और भी एक पूरा कैरेक्टर होता है, इंसान का डीएनए होता है, कफ़ायत शारी इसमें होती है। सेविंग की आपने बात की, ये 10,000 की जगह को बंदा 10,000 सेव कर, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये 10,000 महंगाई के दौर में 10,000 कैसे सेव हो सकता है। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा सेविंग का आपको बताता हूँ कि सेविंग कैसे करनी। सेविंग का ताल्लुक ना कभी भी इनकम से नहीं होता। सेविंग का ताल्लुक है आपकी आदत से, कल्चर से, हैबिट से और आपकी विजन के साथ है। जिस बंदे ने सेव करने पैसे, वो उसकी अगर 30,000 तनख्वाह है ना, उसमें भी कर लेगा, और जिसने नहीं करने, उसकी 1 मिलियन तनख्वाह हो तो उसने उसमें भी नहीं करना है, ठीक है। इसका ताल्लुक है ही हैबिट्स के साथ है। जिन्होंने सेव करना है ना सर, वो पे योर सेल्फ फर्स्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है। आपने आई एम श्योर वो किताब पढ़ी होगी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ठीक है। मैंने आई वॉज वेरी लकी कि ये किताब मैंने ना फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे पहले पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज क्लेसन की छोटी सी किताब है, ठीक है, छोटी सी किताब, बहुत मज़ेदार कहानी की सूरत में लिखी है। नाज़रीन, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उसकी PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जो पहला प्रिंसिपल मैंने सीखा, जिस पर मैंने अमल भी किया, कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। नॉर्मली लोग करते क्या हैं कि पहले अपने खर्चे कर लेते हैं, और उसमें से वो कुछ बच जाए तो वो कहते हैं यार इसको चलो सेव कर दो। हालांकि होना ये चाहिए, तो उसमें कोई इस तरह का सेंटेंस है कि एक सैलरी का एक पार्ट, ये इनकम का एक पार्ट, ये आपका है और इसके ऊपर किसी का हक नहीं है, ठीक है। वो आप उस पे इवन वो कहते हैं कि किसी बंदे का हक नहीं। वो अगर वो बंदा करता रहे, और उसमें वो नॉर्मली शुरू में 10% का क्या कर रहा होता है कि 10% अगर आप अपने सेव करते जाते हो, फिर वो कंपाउंडिंग पे बात आ जाती है, वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी जो रिटर्न आ रहा होता है वो भी आपके लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। आप सो रहे होते, एक वक्त आता है कि आप सो रहे होते हो और आपके वो जो छोटे छोटे गुलाम थे जो आपने किए थे, वो अब वो आपके लिए अगले गुलाम ढूंढते फिर रहे हैं। नाजरीन, ये किताब आपने लाजमी इसको सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे, उस पर पढ़िएगा। एक और किताब अब्दुर्रहमान जो मैं आपके आज के प्रोग्राम में बताऊंगा कि द वेल्दी बार्बर, ठीक है। इसका मुझे इत्तेफाक नहीं हो पड़ा। चिल्टन इसका, डेविड चिल्टन इसका ऑथर है। ये भी जॉर्ज क्लेसन से ही मुतासर हुआ बंदा, ठीक है। इसमें सेविंग की हैबिट्स, उसमें एक जो चीज़ मुझे आज भी एक वो सेंटेंस याद है कि अगर आप सेव नहीं कर सकते ना, यू डोंट हैव सीड्स ऑफ ग्रेटनेस इन यू। हाँ, जो अपना इतना ही कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, यू डोंट हैव सीड्स ऑफ ग्रेटनेस। आपकी पर्सनैलिटी में ना वो ग्रेटनेस का जरासीम ही नहीं है। जो बंदा कल का नहीं सोच सकता कि कल मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरियां हो, हर चीज़ हवाई है सर। किसी भी कंपनी में आप सिर्फ एक सर्कुलर पे, एक बंदे के मूड पे आपकी नौकरी जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट का एक डिसीजन होगा, आपका कारोबार ठप हो सकता है, ठीक है। कोरोना आया, पता नहीं कितने लोगों के कारोबार ठप हो गए, जो करोड़पति थे वो जीरो पे आ गए, ठीक है, और एक नए मिलियनियर उठे उसमें से। तो जो बंदा अपने 5 साल 10 साल के बारे में, वो जो अपनी डाउन साइड है ना उसको कवर नहीं करता, उस बंदे में कोई विजन नहीं है, ठीक है। वो फिर ना हवा के धारे पे चल रहा होता है कि इधर से किसने धकेल दिया उधर चला गया, उधर से धकेल दिया उधर चला गया। अगर आपने लाइफ में इज्जत के साथ रहना है, इंडिपेंडेंस के साथ रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, सो यू नीड मनी, और वो पैसे आएंगे विद सेविंग। आप अपनी, जो हम पॉडकास्ट से पहले बात एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। जब तक आप अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल नहीं करते, आप सेव कर ही नहीं सकते।
बहुत सारे लोग हमारे यहाँ यही कहते हैं कि यार गुर्बत, गरीब आदमी कैसे सेव करे। गरीब आदमी कोक पी सकता है, गरीब आदमी टच मोबाइल रख सकता है, ठीक है, गरीब आदमी 2000 का इंटरनेट का पैकेज ले सकता है, गरीब आदमी शादी ब्याह पे लंबे लंबे खर्चे कर सकता है, कर्जे उठा सकता है। गरीब आदमी सारे काम कर लेगा, नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा। गरीब आदमी हर तरह की रस्म में वो आगे आगे होगा, पढ़ाई में पीछे होगा, सेविंग में पीछे होगा, इवन हेल्थ का भी उसको कुछ नहीं पता होगा। तो सेविंग का ताल्लुक आपके इनकम से नहीं है, सेविंग का ताल्लुक है आपकी हैबिट्स के साथ, ठीक है। जिस बंदे की, और हैबिट्स से आपका फ्यूचर होता है। अगर कोई किसी बंदे की आपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हो ना कि ये 5 साल बाद ये कहाँ होगा, 10 साल बाद ये कहाँ होगा, चेक कर लें कि उसकी आज की हैबिट्स क्या हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है, जैसे वो टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर होते हैं ना, तो ये अच्छा हैबिट्स वाला इंडिकेटर ना, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये तो बहुत ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, ये 5 साल की भी आपको प्रिडिक्शन कर देता है कि जी ये बच्चा, इसकी अगर ये आदतें हैं तो इसने 5 साल बाद भी फारिग तरीन इसने होना है, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करता हूँ। एक तो ज़्यादातर लोग अगर सोच रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है, हाँ। हमने ना आज से 2-2.5 साल पहले ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सहूलत अकाउंट स्टार्ट हुआ। ओके। कि 10 लाख तक अगर आपने इन्वेस्ट करना है ना, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ओके। पैसे कहाँ से आए, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2022 में स्टार्ट हुआ ना, हम लोग ने अपने घर के 2-3 स्टाफ थे, उनसे कहा कि अब से ना आप हर महीने 2,500 रुपए सेव करें, ठीक है, 2,500 हम अपनी तरफ से डालें, ठीक है, 5,000 जो है ना आपने जो हमने पूरा बताया ना KMI 30 वाला, ठीक है, टॉप 15 का वो करनी है आप, ठीक है। 2.5 साल हो गया उनको, तो वैसे भी रिटर्न अच्छा आ गया, हाँ। उनकी भी थोड़ी बहुत जो है सेविंग हाँ। हो गई है, आदत पड़ गई हो। आदत। तो अगर कोई भी सोचता है ना कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो आप अपना ना माइंड थोड़ा सा चेंज करें। ये एक ऐसी चीज है, दुनिया भर में, अमेरिका में भी लोग करते हैं, अब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग स्टॉक्स के थ्रू क्रिएशन करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं। वहाँ पे तो सिप फार्मूला बहुत आम बंदों को पता होता है। हाँ, ये सिप फार्मूला है ना। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नाजरीन सिप SIP, सिस्टमैटिक, हर महीने आपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाने। इसमें एक और भी बड़ी एग्जांपल है फेमस बायर के मुल्क की, अभी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, बड़ा उनकी पूरी स्टोरी जो है ना लिखी जाती है, वर्ल्ड्स फेमस मोस्ट रिचेस्ट जेनिटर, उनकी पूरी जगह वो थोड़े थोड़े डॉलर जो भी उनके सेव होते थे ना, वो जो है यूएस की स्टॉक मार्केट में लगा देते, और उनका पोर्टफोलियो जो है 8 वो कहानी मैंने पढ़ी, मुझे भी उस वक्त नाम नहीं आया। बिल्कुल, पहले एक दफा शेयर किया, हाँ, बट वो $8 बिलियन का पोर्टफोलियो बना लिया। हाँ, अब आप सोचें क्या उनके पास कोई नॉलेज थी, कोई बहुत ज्यादा बिजनेस बिल्कुल, बस उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो सेव करते थे और सही जगह उसको सही जगह पे करते थे और घबराते नहीं थे जब चीजें ऊपर नीचे होती। अच्छा अब्दुर्रहमान, 2000 में मैंने जब ये पढ़ी किताब जॉर्ज क्लेसन की, जिस पे पे योर सेल्फ फर्स्ट वाला जो मैंने प्रिंसिपल पढ़ा, मुश्किल लगता था कि सैलरी में से कैसे पैसे निकालें, और ख़ासतौर मेरे जैसे सेल्फ मेड आदमी जिसके साथ बहुत सारे और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो पैसे निकालने वाकई बहुत मुश्किल होते थे। मैंने ना एक फार्मूला बनाया, मैं उस वक्त मुझे शुगर नहीं हुई थी, ठीक है, मैं उस वक्त डायबिटिक नहीं था, अब भी मैं रिकवर हो गया हूँ। अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना है ना, कोल्ड ड्रिंक लेट से उस ज़माने में 10 रुपए का आता हो, तो मैं सोचूंगा कि यार पहले मैं 10 रुपए सेव करूंगा और फिर मैं मतलब कोल्ड ड्रिंक के बराबर के पैसे मैं सेव करूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने ना उस वक्त जो अननेसेसरी जो खर्चे समटाइम होते हैं, वो मैं देखा कि अगर किसी दोस्त के साथ मैंने कोई डिनर विनर किया है तो मेरा कोई 1000 रुपये 2000 रुपये लग गए हैं, कि मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, तो यार इतने पैसे ना मैं वो किसी डब्बे में डाल दूँ और वो जब थोड़े से इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उसको मैं कहीं पे रखवा दूँगा। ये चीज़ अगर कोई पाकिस्तान में कर लेना कि जितने उसके खर्चे हो रहे हैं, मतलब अगर एक बंदा है जो रेंट पे रहता है, उसका रेंट है 30,000 रुपये, यार अगर वो 30,000 का आधा भी सिर्फ रेंट को समझ ले कि यार आधा रेंट मैंने सेव करना है, अगर वो उसके घर में बच्चे हैं, बच्चे पैम्पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पैम्परों का डेली का 200 रुपये अलग से खर्चा आ रहा है, या 200 रुपये ना वो डेली उस बच्चे के नाम के अकाउंट खुलवा के उसमें कहीं डालना शुरू कर दे, ठीक है। आप डबल टैक्सेशन अपने आप पे कर लें कि अगर मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, मतलब अगर आप टूथपेस्ट
ले रहे हो 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो आप टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में वो 200 रुपये उधर डाल दो। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, 5,000 का पेट्रोल है, तो 5,000 का ना आप PSO खरीद लें या अटक पेट्रोलियम खरीद लें, तो इससे ना आपकी सेविंग, आपको पता होगा कि यार अगर ये खर्चा करना है तो उसकी डबल टैक्सेशन ये है कि मैंने ये भी करना है। अगर ये पीटर लिंच बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, पीटर लिंच क्या करते हैं? पीटर लिंच जैसे हमारे होता है कि मॉल जाती है पूरी फैमिली। हाँ। अब जो मर्द जाते हैं वो घंटा बोलते हैं, हम हाँ, क्या करें। हाँ। तो वो उधर जब जाते थे ना अपनी फैमिली के साथ, तो देखते थे कौन सी शॉप पे सबसे ज्यादा रश है। तो यार इसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा। लोग आते हैं, फिर वो आके उसकी पूरी रिसर्च करते होते थे, देखते थे हाँ ये कंपनी सही है, लोग भी आ रहे हैं दुकान पे, फ्यूचर में और ग्रोथ होगी, यानी कि जाके वो लाइव देख लेते थे। फिर उस कंपनी को स्टडी करके उसमें शेयर होल्डर बन जाते। ओके, शेयर होल्डर। उधर से उनकी फैमिली जब बाइंग करती थी ये शेयर ये जो आपने अभी जैसे बात की ना, एक इंडियन फेमस इन्वेस्टर है, वो उसको बड़ा अच्छा एक जुमले में क्या नाम करते हैं, कहते हैं ये पबराई तो नहीं? नहीं ये जो इंडियन अभी और ज्यादा मशहूर है ना, जो इंडियन बेस्ड म्यूचुअल फंड। ओके। वो कहते हैं योर इनकम शुड फीड योर इन्वेस्टमेंट्स। योर इनकम आई, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो, सेविंग करो। बिल्कुल। फिर कहता है योर इन्वेस्टमेंट्स शुड फीड योर लग्जरीज। एग्जैक्टली। यानी कि अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख का बोनस मिला है आपको लेट से, आपने डायरेक्ट जाके कोई महंगा फोन या वो चीज नहीं खरीदी, पहले आपने उसको इन्वेस्टमेंट पूल में डाला। जब इन्वेस्टमेंट पूल हो जाएगा ना आपका 50 लाख और उससे आपको 5 लाख का डिविडेंड, फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप फोन लें, कुछ भी लें, वो कोई मसला नहीं है। आप जो है, तो हम गरीबों की बात है कि गरीब हमारे पास ना उसको सारी चीजें अफोर्ड कर लेता है, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करता। ये बहुत सारे लोगों के अभी कमेंट्स भी आएंगे कि यार लोगों की यहाँ पे रोटी पूरी नहीं हो रही और आप लोग 10,000, 15,000, 20,000 सेविंग की बात करें। तो ये इन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो हमारी देख रहा है उसके पास स्मार्टफोन भी है, और स्मार्टफोन आज थके से थका भी हो ना तो 40-50 हज़ार से कम तो नहीं होगा, और 2,500-2,000 का पैकेज भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो लोग पैसे नहीं कमा सकते वो वैसे भी इंटरनेट पे बैठ के वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं, इधर की रील उधर जा रही है, उधर की उधर जा रही है। उससे बेहतर है कि वो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। इंटरनेट के दौर में अगर कोई बेरोज़गार है तो अपने उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं ना। आपकी एक तो प्राइमरी इनकम होगी, प्लस आपकी सेकेंडरी, टर्शरी, बहुत सारी आपकी साइड हसल आजकल कर सकते। छोटे छोटे बच्चे पैसे कमा रहे हैं इंटरनेट से। अच्छा सर, हम आते हैं वापस PSX पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। एक कंपनी को मैंने स्पॉट आउट किया कि यार इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं चाहिए, या वैसे चलती फिर टिप भी आ रही है कोई। मैं 3 से 4 कौन सी ऐसी चीज़ें देखूं उसके फाइनेंशियल या उसकी और चीज़ें को क्वालिटेटिव, जिसके बाद मैं फैसला करना शुरू कर दूं कि ये इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, इसमें तो हमने जो अभी सारी बातें की, हाँ, उसमें कहीं भी आपको जो है ना कंपनी रिसर्च करना, हाँ, आप जो है आंखें बंद करके टॉप, हाँ, वो अपने इंडेक्स वाली बात तो जो 80% लोग तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग शौकीन होते हैं या वो और लर्न करना चाहते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढनी है, तो अगर आपने अच्छी कंपनी ढूंढ ली फिर आप 18% प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, वो मल्टीबैगर बनेगा, ज्यादा रिटर्न आपका आएगा, उससे जल्दी आप सारे गोल जो अचीव करेंगे। तो इसमें अब टिप्स भी बहुत सारी आती रहती हैं। हम लोग पूरा एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसका फर्स्ट पिलर होता है अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर, और दूसरा इन्वेस्ट इन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, जब तक हमें उसकी पूरी चीजें समझ नहीं आ जाती ना, हम उसमें जो है ना पार्टनर नहीं बनते। ठीक है। तो उसमें हम आपने कोई भी, जैसे आपको टिप आई, सबसे पहले तो आपने खोलना है, देखना है कि बिजनेस करती क्या है, क्या बनाती है। कोई भी बिजनेस हो, उसका जो प्रॉफिट है ना, वो उस चीज को बेचने की प्राइस और उसको बनाने की प्राइस का डिफरेंस है। ओके, ठीक है। अब जैसे सीमेंट है, आपने देखा सीमेंट की प्राइस क्या चल रही है, फिर आपने देखा ये बनता किस चीज से, ये कोयले से बनता है, इसमें बिजली भी लगती है, इसके अंदर प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। हाँ। तो जो भी बिजनेस है ना, आपने उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स, यानी कि उसका जो रेवेन्यू जहाँ से आता है और जो कॉस्ट है उनको समझना। ठीक है। ये चीजें कभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी होती है। ओके। आपको लग रहा होता है ये तो 1 अरब रुपए इसने प्रॉफिट कमाया था, अगले साल वो 2 भी हो सकता है और 500 मिलियन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हिल जाती है। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर कि आपने उसके सारे जो मेन कॉस्ट्स और जहाँ से रेवेन्यू आता है उसको समझ लेना। ठीक है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज को समझने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप ऑयल एंड गैस को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम पॉलिसी के हिसाब से आपको क्या प्राइस मिलेगी। ठीक है। ड्रिलिंग की क्या कॉस्ट होती है। इसी तरीके से अगर आप गाड़ियों का बिजनेस समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है, जो लोकल कंपनी है,
इसका इंटरनेशनल पार्टनर कौन सा है, जो गाड़ी ठीक तो है, वहीं से आनी है, तो बिल्कुल। कोई बनाता नहीं है यहाँ नहीं, पे। बिल्कुल, जिसकी गाड़ी बाहर अच्छी होगी और उसको यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा मार्केट कर गया, तो उसके तो एकदम से जो बिल्कुल। है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हाँ, हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने ये देखना होता है कि जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से इसका फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, ओके। और फिर आप उस पर एक रीजनेबल पी रेशियो जैसे हमने डिस्कस किया, आप उसको वो देते हैं और आप देखते हैं कि इसने लॉन्ग टर्म में कितनी अच्छी वैल्यू क्रिएशन। तो एक चीज है, अगर आपने अगले 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपने देखना है इसका अगले 1-2 साल में कितना प्रॉफिट होगा, ओके। और उसके हिसाब से इसका जो पी रेशियो है, इसकी फेयर प्राइस कितनी बनती है, फेयर प्राइस। और अगर आज से बहुत कम पे मिल रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हम्म, अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 20-25 साल में, अगर मैंने एक कंपनी ढूंढी है जो कि अच्छी है, ठीक है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन मैं इसको होल्ड करूंगा ठीक है, 20-25 साल। ठीक है। फिर आप उसका देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो प्रॉफिट कितना आता है। ठीक है, अब ये सारी प्राइस नीचे ऊपर नीचे, इनपुट महंगा हो गया, ये सब चलता रहेगा, 20 साल में सब एवरेज आउट हो जाएगा। ठीक है। आपने देखना है ये प्लांट आता कितने का है, और जब ये चलता है तो इससे जो चीज बनती है उससे ये profit- इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि प्लांट कितने का आता है? ये सारी चीजें फिर आपको जो पूरी जर्नी है ना, अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइफ ओनर्स, होना। आपको कंपनी से भी बात करनी है, कुछ चीजें आपको अखबार से मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको रिसर्च रिपोर्ट से मिल जाएंगी। आप कहेंगे कि हाँ इस रिपोर्ट में मैंने ये पूछा, सीमेंट का प्लांट इतने का आता है, मैंने मैनेजमेंट से पूछ लिया, किसी और कंपनी ने उसमें इन्वेस्टमेंट की तो वो बुक्स में आ जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है। फिर आप देखते हैं कि प्रॉफिट एक नॉर्मल ईयर में कितना होता है। तो एक बिजनेस में अगर 100 रुपए लगेंगे और अगर वो 25 रुपए उससे एक नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, तो उसका शेयर भी लॉन्ग टर्म में आपको हर साल 25% रिटर्न देगा। ओके, क्योंकि एक कंपनी लेट्स से उसका आज प्लांट है और आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 साल बाद उसके 5-6 प्लांट होंगे। ओके, तो जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी उस पर जो रिटर्न आएगा वही जो है शेयर प्राइस की इंक्रीज होगी। ओके। लॉन्ग टर्म में जब तक कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं कमाएगी उसका शेयर नहीं बढ़ेगा, शेयर नहीं बढ़ेगा। तो उस टाइम पे उस बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी और जितना प्रॉफिट आया होगा वही उसका शेयर ऊपर जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो फिर आपने ROIC समझना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये क्या चीज़ होता है? ये आपको बता रहा है कि एक बिजनेस है, उसमें जितना भी पैसा लगता है, अब वो उसने प्लांट खरीदा या उसने जो है लेट से बाहर से अपना रॉ मटेरियल ऑर्डर किया और जो उसका कस्टमर है वो उसको 3 महीने बाद पैसे देता है सेल के, तो जितना भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा वो आ गया इन्वेस्टेड कैपिटल, और उस पर जो प्रॉफिट आता है एक नॉर्मल साल वो है रिटर्न। ओके। तो एक नॉर्मल साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उस बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टेड कैपिटल हो गया। ठीक वो है, हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके। अच्छा, ये इंडिकेटर आपको ये बता देता है, लेट्स से अगर किसी कंपनी का ROIC 20% है, ठीक है, तो उसकी हर साल इनकम 20% बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब वो मफरूज़ा हमारा ये है कि जितनी किसी कंपनी की इनकम बढ़ती है तो शेयर प्राइस उसी को फॉलो कर रही होती है। लॉन्ग टर्म ही होता है, मतलब सम टाइम आप शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी यानी कि जैसे हमारे ये जो इंडेक्स है 1000 से जो 1,35,000 गया ना, ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ा और ये जो है 100 गुना हो गया। इसने भी अपना प्रॉफिट जो 100 गुना बढ़ाया, 100 गुना बढ़ाया, ठीक है। बेसिकली शेयर प्राइस आपकी जो इनकम है कंपनी की उसी को चेंज करे। अगर किसी कंपनी की इनकम 10 टाइम्स बढ़ गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका शेयर वहीं का वहीं पड़ा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो आपका इन्वेस्टिंग की जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसमें बंदे का कितना पोर्टफोलियो हो क्वालिफाई करता है, या उसकी कोई माहाना फीस है, सालाना फीस है? इसकी 6 मंथ्स के भी हमारे पैकेज होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं, और इसमें हम लोगों को कहते हैं कि अगर तो कोई नया शुरू कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है ज़्यादा, लेकिन अभी वो घबरा रहा है, तो फिर तो वो कम अमाउंट से भी शुरू कर सकता है। लेकिन दूसरे साल में एटलीस्ट हम कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो 5 मिलियन का होना चाहिए। पोर्टफोलियो उसका आपके कंट्रोल में होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में जो एडवाइजर्स हैं वो कस्टोडियन नहीं बन सकते, और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है स्कैम से बचने का कि आप सिर्फ फी पे करें और अपने एसेट्स जो है अपने हाथ में। मतलब एक बंदे का पोर्टफोलियो 10 लाख का है, एक बंदे का पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है, तो इन दोनों की फीस अलग-अलग होगी? नहीं, हमने जो सब्सक्रिप्शन पैकेज बनाया है ना वो ऐसा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में, तो हमारा जो रिटेल एडवाइजरी का पैकेज है वो आपके लिए बड़ा सही है। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, मंथली कॉल्स भी होती हैं, उसकी फीस जो है वो भी तकरीबन 2% बनती है साल की। इसी तरीके से अगर आपका थोड़ा पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा 2% ऑफ द पोर्टफोलियो? ओके। तो आप तो म्यूचुअल फंड के बराबर ही तकरीबन कमा रहे होते हैं। नहीं, म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 4% जो है वो चार्ज करता है। ओके। फिर हम इसमें हमने लिंक किया हुआ है अपनी कंपनी को कि हमारे कंपनी के 2 मकसद हैं।
एक हमने आपको इतना अच्छा गाइड करना है कि आप ना, अगर आपके पास लेट से 1 करोड़ रुपए है, ज्यादातर लोग 10 लाख लगाते हैं ऐसे स्टॉक्स, यकीन ही नहीं आता। ठीक है, तो अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन इतनी कम अमाउंट की है कि कंपाउंडिंग ओवरऑल नहीं हो रही। तो इतनी जब आपको नॉलेज मिलती है, आप थोड़ी सी ज्यादा परसेंटेज अपनी स्टॉक्स में लगाते हैं, और सब ये फैसला खुद करते हैं जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा फिर हमारा होता है कि हमने आउट परफॉर्मेंस लेकर आना। ओके। अब वॉरेन बफे ने, आपने भी देखा सुना होगा कि अगर एक एवरेज इंडेक्स इतना रिटर्न ला रहा है, आपने उससे ज्यादा लेकर आना है, फिर ही आपकी फीस बनती है। बिल्कुल। तो अभी हमारा पहला साल खत्म हुआ है, इसमें हमने एवरेज 6% आउट परफॉर्मेंस की। ओके। तो इंडेक्स से 6% ज्यादा रिटर्न है। ओके। तो इस वजह से अगर आप 2% फिर फीस चार्ज भी गए हो तो वो जस्टिफाइड है। ओके। तो म्यूचुअल फंड से भी कम है, और हमने अपनी कंपनी में सबको बताया हुआ है, इस कंपनी ने अगर अगले 5-10 साल प्रॉस्पर करना है, आपने आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना। बिल्कुल। एवरेज जो काम बंदा खुद भी, जैसे हमने बताया, आप टॉप 15 कंपनी में खुद भी तो पोर्टफोलियो बना सकते हैं ना। अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको कन्विक्शन ज्यादा मिल रही है, आपका रिटर्न ज्यादा आ रहा है, फिर ही आप फीस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल रिटर्न तो 0 फीस से भी आ सकता है। ठीक है। तो आउट परफॉर्मेंस, सारी कम्युनिकेशन, सारी गाइडेंस, उस चीज की जो है ये फीस है। तो फिर जिनका पोर्टफोलियो इससे भी ज्यादा होता है, उनके लिए हम फिर 1-to-1 एडवाइजरी भी करते हैं, उनका पोर्टफोलियो उनकी नीड्स के हिसाब से टेलर कर देते हैं। बट ज्यादातर लोग जो है हमारे जो सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं उसमें बड़े खुश रहते हैं, बहुत फायदा होता है इसका, कलेक्टिव विजडम का फायदा आपको मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। 100 से ज्यादा लोग जब होते हैं एक ग्रुप में, उसमें आपका कॉल में आने की जरूरत भी नहीं होती आपको। बाकी लोग इतने सवाल कर लेते हैं कि आप रिकॉर्डिंग देख के ही आपके सारे सवाल जो है आंसर हो जाते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, वन लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी कौम को कोई मैसेज है? मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में कोई इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं गई, ठीक है, फिर भी जो है लोग जो है बिजनेसमैन बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर सोचता है कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हाथ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप खुद अगर एफर्ट करेंगे, पाकिस्तान में चीज़ें जो है ना इतने पुराने तरीकों से चल रही हैं कि अगर आप कोई नई तरीके से अच्छे रिसर्च करके लेकर आएंगे तो आपका बड़ा स्कोप है यहाँ पे। ओके। तो ये आपने अपने काम में करना है, यानी कि आपने अपने काम में मेहनत करके, सारी चीज़ें करके एक ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। जो लोग इस साइड पे नहीं आना चाहते, सिर्फ अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं, उनके लिए नंबर 1 एसेट क्लास जो है ना वो स्टॉक मार्केट है। उसको 2 चीज़ें हमने आपको समझा दी कि कंपनीज को थोड़ा सा समझें जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई है वो भी देख सकते हैं। उसमें से आप चूज कर सकते हैं, मुझे ये कंपनी ज़्यादा समझ आती है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। दूसरा, आपने ये चीज़ जो है ना कि पॉलिटिक्स में ये हो गया, मुल्क में ये हो गया, तो मैं अभी बेच देता हूँ फिर खरीद लूंगा, ट्रेडिंग, ये सब नहीं करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जो है ना बहुत अच्छे हैं। आपने ये दोनों चीज़ें करनी है। अपनी सेविंग्स 5,000, 10,000, 20,000 जितनी भी आप कर सकते हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो है इन्वेस्ट करें। और ये सारा पॉडकास्ट देखने के बाद एक जो है ना एक यूट्यूब चैनल है डैन को, उन्होंने जो है बड़ा अच्छा एक कोट शेयर करते हैं अपनी वीडियोस में। डैन को जी, ये बड़े अच्छे कॉपी राइटर हैं, और यानी कि थोड़ी डिफरेंट तरह से लोग दुनिया को देखते हैं ना, उस तरह की बातें करते हैं। तो ये एरिस्टोटल का कोट है। तो वो एरिस्टोटल कहते हैं, द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। बिल्कुल। तो ये सारी डिस्कशन आपने सुन ली, डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली आपने, लेकिन जब एंड में आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, भूल जाएंगे आप 1 महीने बाद। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पास सरमाया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको सही जगह लगाएं। अगर आप सेविंग नहीं करते तो सेविंग करना स्टार्ट करें, अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान एक डिजाइन करें। आपकी सारी चीजें जो है ना लॉन्ग टर्म में फुलफिल हो जाएंगी, आप एक कामयाब शख्स भी बन जाएंगे, जो है आपकी हेल्थ और वेल्थ जो है वो भी आगे के लिए सिक्योर हो जाएगी। लेकिन आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ये चीज आप नहीं करनी, ये गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर। डैन को, ये डैन कैनेडी की तो बात नहीं कर रहे आप? नहीं, डैन को। अच्छा, क्योंकि डैन कैनेडी भी कॉपी राइटर है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है। डैन कैनेडी का एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आपकी पोस्ट या आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी कॉपी दोपहर 12 बजे तक 4 बंदों को ऑफेंड नहीं करती ना, तो इट्स यूजलेस। तो जो चीज़ भी आप पोस्ट कर रहे हैं दोपहर 12 बजे तक 4 बंदों का ना वो धुआं निकाल चुकी हो, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नाजरीन, मैं खुशकिस्मत हूँ कि अब्दुर्रहमान हमारे पास हैं और इनके साथ बड़ी गुफ्तगू ज़बरदस्त किस्म की हुई। मेरा आखिर में मैसेज यही होगा कि कोई गवर्नमेंट पे आप डिपेंड ना करें। अगर कोई बंदा ये सोचता हो ना कि जी कोई हमारे यहाँ कोई खलीफा आएगा, कोई फरिश्ता आएगा और उससे इकोनॉमी बेहतर होगी, फिर हमारी किस्मत जागेगी, रेस्ट एश्योर्ड दिस नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है।
पाकिस्तान में हुकूमतें जैसे भी चलती हैं, कारोबार बेहतरीन चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आज से 25-30 साल 40 साल पहले जो बंदा बसों में गोलियां टॉफियां बेचता था, आज उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। जो बंदा आज से 25-30-40 साल पहले अनारकली में जूते बेचता था रेडी पे रखकर, आज वो उसी बंदे की कंपनी कोई 20 अरब रुपए के जूते बेचते हैं। जो बंदा किसी ज़माने में छोटे मोटे कारोबार करता था, आज वो प्लाजा बना के बैठा है। और इसी मुल्क में हुआ, इस मुल्क में हर तरह की मुसीबत भी आई है, लानत भी आई है, लेकिन कारोबारी लोगों के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है। आई एम बुलिश ऑन पाकिस्तान, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे किसी मुल्क में का वीज़ा लेकर परमानेंट रेजिडेंसी लेकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भी इधर ही हूँ, मेरे बच्चे भी इधर ही हैं और इधर ही रहना है। पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, वो पैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें जो समझते हैं कि आपके पास ज़रा एक्स्ट्रा हैं। अगर आप समझते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अगले लम्हे कोई नाली खुल जाएगी पैसे आने की, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। सम टाइम ये भी होता है कि जो ही आपने इन्वेस्ट किया वही कंपनी नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, और ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फिर वो आप लॉस पे उसको बेच दें। कंपनीज में लॉस, ये शेयर में लॉस उसी वक्त होता है जब आप लॉस को बुक करते हैं। नाजरीन, आप अब्दुर्रहमान के चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, इनकी सर्विसेज लें और स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।